दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे किस पार्टी के होंगे तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया, इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5-6 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। तो हम लोगों की चाहत है कि कानून व्यवस्था, अगर इस प्रदेश की जनता हमारे मोर्चे को सफलता देती है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी इस प्रदेश की कानून व्यवस्था से होती जाए। वैसे जी आप कहते थे कि मुसलमानों का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री बनाएंगे उसमें एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। कहाँ कहा था हमने? हमेशा से आप कहते रहे। कहाँ कहा था बताइए, कितने कहा? हमने कहा था कि हिस्सेदारी की लड़ाई है और हमारे राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन आसिम अखार साहब ने ये कहा था कि डिप्टी सीएम एक मुसलमान होना चाहिए। वही कंसिस्टेंटली हम लोग कह रहे हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात नहीं की, 20 पार्टी से नहीं बात की। अभी आपने वामन मिश्रा साहब से सुना कि दरवाजे खुले हैं। ठहरिए, वक्त इंतजार करिए, मालूम होगा। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं क्योंकि पहले फेज की पोलिंग के लिए नामांकन खत्म हो चुका है, अब वो सीटें खत्म हो गई हैं, नामांकन हो गया चल रहा है। तो टोटल काउंटिंग कितनी है सीटों पर? 403। अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। खत्म कितना करेंगे? सवाल लंबा कितना सवाल कर रहे हैं? अरे सवाल इतना जा रहा हम देखो। अरे अब सवाल समझ गया, आपको छोड़ दिया, हम बोलते हैं। आज छोड़ सुनिए जी 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 बताइए, और कुछ बोलना है? ना अभी लंबा करेंगे। 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, पहली बात। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया है, 95% सीटों पर, ठीक है। 5% सीटों पर 3 दिन के अंदर नाम के साथ लिस्ट घोषित की जाएगी। ये बात है। अभी ओबीसी साहब, मेरा सवाल आपसे है, सीटों की बात थी, आपकी अपनी सीटें बना रहे हैं। देखिए, लोग भी हैं। हमारी बाबू सिंह कुशवाहा साहब की, वामन मिश्राम साहब की, परविंदर प्रताप सिंह साहब की, कमलेश चौहान साहब की, रामचरण कश्यप साहब की
रामकरण कश्यप साहब की, हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से चल रही है, तो ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज आप उस चक्कर में मत पड़िए। अरे सर अरे इतना बॉक्सिंग मैच हो रहा है क्या? इतना खबर रखिए। ये हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्राम साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। हम कहीं नहीं जा रहे। आपने कहा कि दलित सीएम और आपने कहा ओवैसी सीएम, सवाल ये मुस्लिम सीएम क्यों नहीं, पहला और दूसरा क्या चंद्रशेखर को भी साथ ले रहे हैं क्या? ये दो सवाल एक साथ कर रहे हैं। अब ये अभी आपके सामने हमको टेलीफोन आ रहा भाई। अरे बोलेंगे ना, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा तो हम बता देते हैं। बोल दो ना, सुन लो। चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है। तो वो जो हमने पहले कहा ये दरवाजे खुले हैं तो फिर वो बातें होंगी ना। चलो आप पूछ लीजिए। नहीं मुझे कुछ सुने नहीं जरा, एक एक करके पूछिए, एक एक करके। तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस को बता दिया है। उन्होंने बोला है कि ओवैसी साहब को क्योंकि पूरे माहौल को देखते हुए और बीजेपी को क्योंकि हराना है, इसलिए उन्हें इन चुनाव से दूर रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कुर्बानी देनी चाहिए उनकी राय हो सकती है। मेरा सवाल ये है, हाँ बोलिए विशाल। मेरा सवाल ये है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए कांग्रेस के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा बेहतर चेहरा आपको उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है? और ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं समर्थन। मैं कांग्रेस तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। सज्जाद मोहम्मदी साहब ने आपको नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। सपा कहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 325+। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? ये तीसरे स्टेज की लड़ाई के लिए देखिए, ये जो लड़ाई है ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। 403 हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि पश्चिम में बड़ी दावेदारी आपकी। सुनिए, ये बात तय हो चुकी है जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम खाएंगे। सर आजम खां की रिहाई के हवाले से आजम खां की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पर देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ वो पहले समझ लें। उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। कोई ऐसी सीटें हैं जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी और ना, नो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या सिर्फ टोल की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो उनको, मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी। तो अब ये तो ऐसा है, तो ये ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि क्योंकि भाजपा ने आज प्रचार वाहन आज डिजिटल जो प्रचार तैयारियां थी उनकी तैयारियां पहले से थी, तो क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बीजेपी को पहले से ही लीक कर दिया था कि इस बार डिजिटल प्रचार होना है? क्या आप भी मानते हैं कि अधिकारियों ने कुछ लीक की थी चुनाव आयोग की? और इसी से जुड़ा सुनिए, एक मिनट देखिए, जितने पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का आपने भी नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ये कहा कि फिजिकल रैलीज अलाउ की जाए? सिवाय हमारी पार्टी के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर नहीं लिखा। मैं शुक्रगुजार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के 2 दिन के अंदर वो हमसे फोन पर बात किए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में 500 लोगों के साथ फिजिकल रैली करने की इजाजत दीजिए, पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भी दिया। हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यह है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो आपको भी लिख कर देना चाहिए था, आपने क्यों लिखकर नहीं दिया? हमने तो लिख कर दिया है और हमको यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर उस पर गौर करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे। अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिजिकल रैली की और पदयात्रा की परमिशन नहीं है, तो फिर हमको जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जनता तक पहुंच सके। आज बीजेपी नहीं है, मगर हमारे तालुका शिवपाल यादव साहब से पर्सनली और रहेंगे इंशाल्लाह। आज बीजेपी ने चुनावी रथ निकाला है, करीब सैकड़ों, जिसमें पोस्टर लगे हैं, एलईडी लगी हुई है। आपके ने कहा तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? अगर वो परमिशन नहीं लिए हैं ईसीआई से तो जाहिर एक्शन लेना चाहिए। अगर परमिशन लिए मुझे नहीं मालूम, ये नहीं। सर, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कहा कि वर्चुअल रैली होगी, ऐसे में छोटी पार्टियां जिनके पास संसाधन नहीं है उस लेवल पे, वो क्या अपने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे? उसका तरीका क्या होगा? और क्या आप इलेक्शन कमीशन से फंड का रिकमेंड करेंगे छोटी पार्टियां? इलेक्शन कमीशन से फंड करने का तो वो तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। मगर अब जो भी है जिस तरह से है उसको हमको देख के आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में अभी तक की जो सपा आरएलडी की लिस्ट आई है उसमें कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो चीजें हुई थी उसको भरपाई करने की, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो वहाँ पे सामने? मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है। ईवीएम से सर कैसे लड़ा जाएगा? हाँ, ईवीएम का जो सवाल है उस पर क्या कहें? आपको शक है? सभी को है, बहुत सारे आपको है? अच्छा, चलिए चलिए सर, थैंक यू सर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।